जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये रुक्मणी पब्लिकेशन का 11 नंबर सेट है दोस्तों। इससे पहले 10 नंबर सेट मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसे जाकर आप देख सकते हैं। यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं प्रत्येक दिन 100 प्रश्न, तकरीबन 100 प्रश्न करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा दोस्तों, 2-4 वीडियो और आएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी वन लाइनर के रूप में मैं दूंगा। प्रैक्टिस सेट लाऊंगा 4 ऑप्शन वाला। करंट अफेयर का भी वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। ये समाप्त करने के बाद, वन लाइनर समाप्त करने के बाद उससे आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? 4 ऑप्शन है इसमें से। ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूं ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था रामायण का फारसी अनुवाद। अब्दुल कादिर बदायूं, शेख सुल्तान और नकीब खां के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा, शेख सुल्तान के द्वारा और नकीब खान के द्वारा रामायण और महाभारत के फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक का नाम रज्मनामा है। रज्मनामा है जो महाभारत में फारसी में अनुवादित पुस्तक का नाम है। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक। इसका अर्थ होता है युद्धों का पुस्तक। यदि हम अब्दुल रहीम खाने के बारे में देखें तो अब्दुल रहीम खाना ने तुझे के बाबरी तुर्की भाषा में बाबर के आत्मकथा को फारसी भाषा में बाबरनामा नाम से लिखा था। कौन बाबरनामा नाम से लिखा था? अब्दुल रहीम खाना ने। और अब वो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था तुझे के बाबरी को तुर्की भाषा में, उसको फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना। अब अबुल फजल को देखें। अबुल फजल और फैजी वह मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार में सुशोभित करने वाले 9 रत्नों में शामिल थे। मुल्ला दो प्याजा, फैजी और अबुल फजल, ये तीनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी और वे दीन इलाही धर्म का प्रबल समर्थक था अबुल फजल ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों में स्वशासन की व्यवस्थापना था। प्रांतों में विधि निर्माण की दृष्टि से प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण की अत्यंत छूट दे दी गई थी। प्रांतीय विषयों पर केंद्र का नियंत्रण प्रायः समाप्त कर दिया गया और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों के द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। प्रांत में हटा करके कहा केंद्र में लागू कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम के उत्तरदायित्व का बंटवारा 3 सूचियों में बनाकर की गई थी। एक समवर्ती सूची में जो 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था 2023 में? तो हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव को। प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। प्रकाश श्रीवास्तव को हरित न्यायाधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे? तो प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एनके सिंह को देखें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष यदि आपसे पूछते तो वह ऋतुराज अवस्थी है जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। और वर्तमान में आपसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूछे तो वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा हैं जो वर्तमान में मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश श्रीवास्तव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है। 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो वह एकमात्र भारतीय राज्य इन चारों में से है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल है। सिक्किम राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, नेपाल और चीन के साथ साझा करती है और सिक्किम को वर्ष 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जल संधि है अंडमान निकोबार को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 10 डिग्री
चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किसे? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच का स्थित है 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को यदि देखें, लक्षद्वीप समूह में 11 डिग्री चैनल 2 भागों में विभाजित है। एक उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप 11 डिग्री चैनल में है। यदि और भी देखें इसमें, यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वन पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन और सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोग मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। जो कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके करीब 247 छोटे छोटे द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैंडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदर वन संरक्षित वन के निकट स्थित है, तो म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी म्यांमार नहीं, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और कुछ भाग है जो आपको बंगाल में भी स्थित है, बांग्लादेश में भी स्थित है, ठीक है। तो इस नेशनल पार्क में प्रमुख वन्य जीव प्रणाली में बाघ, हिरन, मगरमच्छ पाए जाते हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर पक्षी, सरीसृपों तथा रीढ़ विहीन जीवों की कई प्रजातियां भी पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कुछ और वन के बारे में हम देख रहे हैं, तो पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य। पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में। और काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में काबुल लमजाओ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर में। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। 1954 में दिया गया था भारत रत्न। 3 लोगों को दिया गया था, उसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। 3 व्यक्ति को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में किया गया था। कब? 1917 में, ठीक है। कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है पुरस्कार। 17 श्रेणी साहित्य में और 15 श्रेणी पत्रकारिता में दिया जाता है। तो विटकल अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। विटकल अवार्ड किसके? पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रीन ऑस्कर कहते हैं इसे, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है विटकल अवार्ड, उसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में। कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग करती है? तो कौन सा द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप के द्वारा बंगाल की खाड़ी को अलग करती है? तो पुलिकट झील है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। दोनों की सीमा पर स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील। पुलिकट झील में अरनी, कलंगी एवं स्वर्णमुखी नदियां गिरती है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर। यदि वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। आपसे पूछे वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। और वेम्बनाड झील में ही वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील में ही। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न क्या? क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 20.12 मीटर क्रिकेट के पिच की लंबाई होती है। 20.12 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। क्रिकेट खेल की शुरुआत 14वीं सदी में इंग्लैंड के से मानी जाती है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट पिच की चौड़ाई जो होता है, पिच की चौड़ाई 10 फीट होता है और लंबाई 20.12 मीटर होता है। और स्टंप, क्रिकेट के स्टंप की लंबाई 71 सेंटीमीटर होती है। जबकि क्रिकेट को भद्र जनों का खेल कहा जाता है। क्रिकेट को क्या कहते हैं? भद्र जनों का खेल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों,
30 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इसमें दिया गया है हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जीआई टैग के उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है, ये प्रश्न पूछा है। तो काजू गोवा का ये सुमेलित है, केसर जम्मू कश्मीर का ये भी सुमेलित है, बर्ग थॉर्न फल जम्मू कश्मीर का ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ये बर्ग थॉर्न फल है जो लद्दाख का है, ना कि जम्मू कश्मीर का है। तो ये कौन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 में। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। नई दिल्ली स्थित दूतावास को बंद करने के लिए किस देश ने घोषणा की है? तुर्की ने, अफगानिस्तान ने, इजराइल ने या कनाडा ने? तो ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान ने भारत की नई दिल्ली में जो अफगानिस्तान का दूतावास है उसे बंद करने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कौन? अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में दिया गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की गई है? किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आयुष मंत्रालय, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी लिखा है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आयुष का फुल फॉर्म हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तो आयुष मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 में दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्ष के इतिहास में पहली बार 2023 के वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा? तो वेस्ट इंडीज का टीम था जो 48 वर्षों में पहली बार 2023 में वनडे विश्व कप में क्वालिफाई करने में विफल रहा। वो कौन था? वेस्ट इंडीज का टीम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 32 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। और मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में की गई थी। और अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक एवं संगठित स्थापित करने की प्रोत्साहित किया। और आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है। सलीमुल्लाह खान को इसका संस्थापक माना जाता है। किसे? नवाब सलीमुल्लाह खां को मुस्लिम लीग का संस्थापक माना जाता है। मुस्लिम लीग की एक शाखा के रूप में लंदन में 1908 ईस्वी में अमीर अली ने स्थापना किया था। 1908 में अमीर अली ने एक शाखा स्थापित करता है। कहाँ? लंदन में मुस्लिम लीग का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर हम जल्दी देखें इसमें 33 में है दोस्तों। इसमें दिया गया है 33 नंबर प्रश्न में सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाई थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को शुरू बनाया था, लेकिन ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत किसने किया था? ऑकलैंड ने। शेरशाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। शेरशाह का डाक प्रबंध मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। और एक कथन है, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान का साम्राज्य खो देता। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। मारवाड़ के क्षेत्र में जब उसने आक्रमण किया था उसके लेकर के उन्होंने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 34 में प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में तानसेन का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तानसेन के बारे में अबुल फजल बताते हैं कि ऐसा गायक 1000 वर्ष में नहीं हुआ है और ना होगा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे और ये तोहरम से ही रीवा के बघेल राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। तानसेन के पुत्र बिलास खां और पुत्री सरस्वती भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ग्वालियर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 35 में। भारत का वह कौन सा राज्य सुदरेश्वर महोत्सव माना जाता है? तो सुदरेश्वर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये पूछा है। तो वो कौन से राज्य में सुदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो भारत के केरल राज्य में सुदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 36 में मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साहित लोगों द्वारा दुनिया भर में के रूप में अनुकूल किया है। इस खेल को दुनिया भर में पोलो के रूप में उत्साहित किया है। तो पोलो के रूप में अनुकूलित किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 37 में। मालवी द्वीप जो दुनिया की सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है मालवी द्वीप। जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है मालवी, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं 38 की ओर। यदि इसमें देखें, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय की दर $1 बराबर 55 रुपया है। अब यदि यह विनिमय की दर बढ़कर $1 बराबर 60 रुपया हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या होगा? तो भारतीय रुपये का क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि अवमूल्यन हुआ। इसका मतलब हुआ कि अब भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 की ओर। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989 में की गई थी। निर्धनता उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 40 में। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? तो सुलभ मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की दर कम होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से कौन जुड़ा हुआ नहीं थे? तो लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यह उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे लाला लाजपत राय। उग्रवादी विचारधारा का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था दोस्तों। वो उग्रवादी विचारधारा के नेता का मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु छीनने से मिलेगा। लाला लाजपत राय ने 1888 ईस्वी में क्रांतिकारी विचारधारा के साथ कांग्रेस में प्रवेश किए तथा लाल बाल पाल नामक त्रिगुट की स्थापना की। और वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1920 में। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी एवं शेर पंजाब कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज से गंभीर चोट लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है या शहीद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 42 में। 42 में कहा गया दोस्तों, जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतीन दास थे जो किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर संयंत्र में बंदी बनाए गए थे जतीन दास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। लाहौर संयंत्र के 1929 में के दौरान कैदियों ने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया था और भूख हड़ताल के दौरान जतीन दास 63वें दिन मृत्यु हो गई और 13 दिसंबर 1929 को लाहौर संयंत्र केस जगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजगुरु आदि पर चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 43 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कौन सी घटना है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। और घटनाओं को पढ़े सो कह रहा है तो और घटना का सही कालानुक्रम के रूप में दर्शाए। देखिए तो इसमें दिया है कि वर्ष 1931 में हुई थी कराची अधिवेशन, बिल्कुल सही है। कराची अधिवेशन वर्ष 1931 में हुई थी। तो कराची अधिवेशन था जो कैमा अधिवेशन था, 45वां अधिवेशन था और यह हुआ था कब? तो 26 से 29 मार्च के बीच, 26 से 29 मार्च के बीच हुआ था कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन था 26 से 29 मार्च के बीच। ठीक है, राजगुरु को फांसी कब मिली थी? तो 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को राजगुरु को फांसी हुई थी। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता यदि हम देखें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले आएगा गांधी इरविन समझौता, फिर राजगुरु, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 3-2-1 ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न सुनते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 में नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाने के पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो उनके गिरफ्तार हो जाने के बाद अब्बास त्यागी ने उनका स्थान ग्रहण किया था। आंदोलन का नायक के रूप में काम किए थे कौन? अब्बास त्यागी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर जगदा जेल भेज दिया था। इसके बाद अब्बास त्यागी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और 31 मई 1930 को अब्बास त्यागी की गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, उनका भी गिरफ्तारी हो गया था। उसके बाद सरोजिनी नायडू ने इसका 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी दांडी मार्च। दांडी मार्च सब कहाँ शुरू की गई थी? 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से, और दांडी मार्च 24 दिनों तक यात्रा चला था दोस्तों। 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में दांडी पहुंची और प्रातःकाल 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा था। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस से और एल्वा की यात्रा से किया था। नेपोलियन की पेरिस से जो एल्वा की यात्रा था उससे किया था सुभाष चंद्र बोस ने।
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 45 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है। तो बगानी फसल की श्रेणी में कौन आता है दोस्तों, तो कॉफी है जो बगानी फसल की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, कॉफी बगानी फसल की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर, 60 नहीं 61 की ओर चलेंगे। 60 में तो रीजनिंग है दोस्तों। भारत की सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। भारत की सरकार का अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो अर्धसंघीय रूप का प्रावधान भारत की सरकार का कनाडा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, कनाडा से अर्धसंघीय रूप लिया गया है, कनाडा से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यदि पूछ ले तो रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से लिया गया है और पंचवर्षीय भी रूस से लिया गया है। और यदि आपसे पूछे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है आयरलैंड से लिया गया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और दोनों सदनों में जो संयुक्त बैठक होता है, दोनों सदनों को जो संयुक्त बैठक होता है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया संयुक्त बैठक का। संस्थात्मक शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, संस्थात्मक शासन ब्रिटेन के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। 62 में भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, फ्रांस के संविधान से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 63 में। 63 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें और पहचाने कि कौन से कथन सही है। ठीक है, पहचान लेंगे हम लोग। कथन ए में है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव कराते हैं। महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव कराते हैं, तो ये सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, तो ये भी सही है। जब देखिए 1 2 3 तो 1 2 3 के 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 में कहा गया है नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो नेपाल की आधिकारिक भाषा है जो आपको नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है, नेपाली है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 65 में बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया है। तो बर्मा को भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। वर्ष 1930 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन कब आया था, 1930 में साइमन कमीशन भारत की से बर्मा को अविलंब पृथक करने की अनुशंसा की थी। साइमन कमीशन तो आया था 28 में, लेकिन उसने अपना एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने बताया था कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। 1930 में वो रिपोर्ट पेश किया था। उसी के अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को इस संबंध में खंड को इसमें शामिल किया गया और 1935 में इसे अलग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 66 में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, तो वो है चीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 67 नंबर प्रश्न में। 67 नंबर प्रश्न में कहा गया अशोक का मानसेहरा तथा सहवाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो अशोक का मानसेहरा और सहवाजगढ़ी अभिलेख किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी में है। ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिपि में है। किस लिपि में है, खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संविधान की 11वीं अनुसूची में सूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय है। पंचायतों में कितना विषय है, 29 विषय है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कितना विषय, 29 विषय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 69 नंबर प्रश्न में। 69 नंबर प्रश्न में देखिए कितना विषय है, 68 में कितना विषय है, तो 29 विषय है, सही है। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है पंचायती राज के बारे में, तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है पंचायती राज के बारे में। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची, और इसके तहत भाग कितना जोड़ा गया है, भाग 9 में दिया गया है। ठीक, 9 में दिया गया पंचायती राज के बारे में, भाग 9। और पंचायतों में शामिल विषयों में शामिल है ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सड़क और पेयजल आदि। 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़ा गया। नगरपालिका में कितना, 18 विषय है, और पंचायत में 29 विषय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। 69 में ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव पर
का परिणाम है, किस भारतीय राजनेता के सुझाव का परिणाम है? तो किसका परिणाम है? जवाहरलाल नेहरू के सुझाव का परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 70 किसका सॉरी ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता का सुझाव है? तो महात्मा गांधी जी ने यह सुझाव दिया था, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज के तहत लाया जाए। किसने दिया था? तो एम के गांधी ने, यानी महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 70 की ओर। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो ग्राम पंचायत की संरचना में आपको निर्वाचित मुखिया शामिल होता है और प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व शामिल होता है। तो इस प्रकार 1 और 2 शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न को देखें। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका से अभिप्राय है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से लेके या झ तक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 243 के द नगर पालिका की संरचना सम्मिलित है। अनुच्छेद 243 के या नगर पालिकाओं के लेखाओं की परीक्षा है। अनुच्छेद 243 के प नगर पालिकाओं की अवधि सम्मिलित है। अनुच्छेद 243 के न स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 का य का अड़ा महानगर योजना के लिए समिति है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 में 32 नंबर प्रश्न में है, इसमें दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना और कार्यक्रम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम 72 नंबर प्रश्न में 72 में दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या था? देखिए सबसे पहला तो आप देख लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वर्ष 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था, और इसमें जो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला था, और इसका क्या था? तो तीव्र औद्योगिकीकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या गया? तीव्र औद्योगिकीकरण। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो आधारभूत उद्योगों का प्रसार तृतीय पंचवर्षीय योजना था। इसका कार्यकाल 61 से लेकर 66 था। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आता है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता, और ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कम था? 1969 से लेकर 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर के 79 ईस्वी तक था। इसमें था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। इस प्रकार यदि मैचिंग देखें दोस्तों 2 1 3 5 4 2 1 3 5 4 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 73 की प्रश्न नंबर 73 के ए में क्या दिया, प्रश्न नंबर 73 में क्या दिया हुआ देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 में दिया हुआ भारत सरकार द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? तो निजी क्षेत्र कितने को आमंत्रित किया है? तो 60.72% को 60.72% को निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 74 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के में विकास के कितने प्रकार के कार्यक्रम को? तो 5 तत्वों को शामिल किया गया है। कौन कौन है 5 तत्व? एक है भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1932 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 को। सॉरी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 75 की ओर। 75 नंबर प्रश्न में कहा गया सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो कहलाता है। तो सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग करने के लिए हो या कम करने के लिए हो, वो क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं स्थिरीकरण के बाद। इसमें है 91 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 91 में कहा गया है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यदि इसे हम देखें हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में दिया गया है, तो इसमें दिया गया है दोस्तों हिंदू कुश पर्वत के बारे में। तो इसमें है हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर डी होगा तिरिचमीर। ऑप्शन नंबर डी तिरिचमीर है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। कौन है? तिरिचमीर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तिरिचमीर है जो हिंदू कुश पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। तिरिचमीर चोटी पाकिस्तान में है। हिंदू कुश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नौशक पर्वत और तीसरा इस्तोर ओल नल है। कुछ पर्वत का नाम बता देते हैं दोस्तों जो उस देश में है, जैसे कि हिमालय पर्वत का ही कुछ पर्वत चोटी है उसका नाम बताते हैं। जैसे कि नगा पर्वत कहाँ है? भारत में स्थित है, पीओके पर नंगा पर्वत है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। हिमालय भारत नेपाल में है। नामचा बर्मा गुलमंधनता इसको बोलते हैं, चीन में स्थित है। और काराकोशी और ग्रेसर पाकिस्तान में स्थित है। वाट
व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में, अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर 92 में। इसमें कहा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कहा था? यह कथन किसका है? तो केसी व्हीलर ने यह कहा था। केसी व्हीलर का यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है। यह कथन केसी व्हीलर ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे विशाल लिखित संविधान, सबसे बड़ा संविधान लिखित हुई। भारतीय संविधान भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान अपनी शक्ति प्रत्यक्ष रूप से जनता से प्राप्त करती है। इसी कारण प्रस्तावना को शुरुआत हम भारत के लोग से होता है दोस्तों। भारतीय संविधान का भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के 3 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक साधारण बहुमत से, एक 2/3 बहुमत से और एक 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधा राज्य के समर्थन से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 93 में पशु की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो रेड सिंधी है गाय से संबंधित है दोस्तों। गाय की नस्ल है रेड सिंधी, तो जो पाकिस्तान के कराची और हैदराबाद में पाई जाती है। होलिस्टीन फ्रीजन गाय विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। होलिस्टीन फ्रीजन नामक गाय। गिर गाय भारत में दुधारू गायों में से एक माना जाता है। साहिवाल नस्ल की गाय का मूल स्थान पाकिस्तान में है। सबसे ज्यादा वसा भैंस के दूध में 9% पाई जाती है। 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? सौर मंडल में जो बृहस्पति है वैक्यूम क्लीनर की भांति काम करता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है दोस्तों। इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। किसे? तो बृहस्पति ग्रह को। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, जबकि वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है। वरुण को ठंडा ग्रह कहा जाता है। ठीक है। नेपच्यून जिसे बोलते हैं, वरुण को यूरेनस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 में 95 नंबर प्रश्न कहा गया विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पाई जाती है। प्रवाल कम गहराई पर पाई जाती है क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश एवं ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रवाल को विकसित होने के लिए जल का अवसाद रहित होना आवश्यक है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन? ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 36 में सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो कहलाता है स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 97 में दोस्तों। 97 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन बताता है कि तत्वों की एक के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तत्वों की एक गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य कौन बताता है? तो आधुनिक आवधिक नियम बताता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आधुनिक आवधिक नियम यह बताता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 98 प्रश्न की ओर। गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं कहलाते हैं। तो गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर 99 में वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वायु दाब को मापने वाला बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 100 नंबर प्रश्न में कि यदि किसी प्रतिरोध के प्रवाह धारा 100% की वृद्धि कर दी जाए तो यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है तो क्षैतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो क्षैतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 300% की वृद्धि हो जाएगी। जेड बटा जेड डब्ल्यू प्रकार की लिंग निर्धारण देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? तो यह लिंग निर्धारण मोर में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जाता है? तो निर्वात के माध्यम से ध्वनि नहीं प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निर्वात के माध्यम से ध्वनि प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि। 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग
0.61 मीटर प्रति सेकंड की वेग से बढ़ जाता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 103 की ओर। विकल्प में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं पाया गया है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से कौन नहीं समझा पाया है? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 104 में प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहा जाता है? तो एमिनो अम्ल के इस क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 105 की ओर। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया था? तो उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, पायरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 121 में दिया गया है उस कथन पर चयन कीजिए जो बार के मॉडल को सीमा नहीं है। बार के मॉडल की सीमा नहीं है, बोर मॉडल की सीमा नहीं है, कौन सा कथन है? ये दिया गया है। तो बोर मॉडल की सीमा कौन से कथन इसमें से कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से। बार मॉडल का सीमा नहीं है, एक कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है। ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझने में असफल रहा है, यह सही है। यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझा पाया है, यह भी सही है। यह परमाणु की रासायनिक बंधन द्वारा अणु बनाने की क्षमता को नहीं समझा सका है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। वर्ष 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जन अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? यह किसने खोजा था प्रयोग सिद्ध संबंध? तो यह खोजा था गीगर और नट्टल ने खोजा था। गीगर और नट्टल ने यह खोजा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 123 की ओर निम्नलिखित कौन सा थोरियम का एक एस्क है? तो मोनाजाइट है, थोरियम का एस्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। थोरियम का एस्क है मोनाजाइट। पिच ब्लेंड देखें तो यूरेनियम का एस्क है पिच ब्लेंड। यूरेनियम का एस्क है पिच ब्लेंड और कॉर्नेटाइट और पिच ब्लेंड क्या है? पिच ब्लेंड और कॉर्नेटाइट यूरेनियम का एस्क है। और यदि हम देखें कॉर्नेटाइट और पिच ब्लेंड दोनों क्या है? यूरेनियम का एस्क है, ठीक है। पिच ब्लेंड और कॉर्नेटाइट यूरेनियम का एस्क है। इसी प्रकार आपसे कैडमियम का एस्क पूछते हैं तो ग्रीनोकाइट है जो किसका आपको कैडमियम का एस्क बताया जाएगा। और स्टीवनाइट एंटीमनी का एस्क है। पारा का सिनेबार और कैलोमल है पारा का। और सोना का कैल्वेराइट एवं सिल्वेनाइट है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में 124 में किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 125 में। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, अल्फा पार्टिकल को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 126 में। इसमें कहा गया कोलाइडी कणों का आक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। तो कोलाइडी कणों का आक्षेप में परिवर्तन स्कंदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कोलाइडी परिवर्तन क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। स्कंदन एक विषमांगी विलयन है दोस्तों। दूध पायस कोलाइडी है और रक्त सोल कोलाइडी है। धुआं कोहरा तथा बादल एल्कोहल कोलाइडी है, एरोसोल कोलाइडी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 127 की ओर। इसमें कहा गया वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर है जो एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का? तो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि आपसे वोल्ट मीटर का उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है। वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। वोल्ट मीटर को कैसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपसे पूछे तो क्या होता है? तो अनंत होता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। और गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछे तो गैल्वेनोमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर विभवांतर को। 128 में HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। तो एड्स हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे HIV कहते हैं। HIV संक्रमण निम्नलिखित में से कौन? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV संक्रमण निम्न प्रकार से फैलता है।
ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सिरिंज से किसी स्वस्थ व्यक्ति को इंजेक्शन देना, और संक्रमित व्यक्ति को रुधिर आदान प्रदान करना, और संक्रमित स्त्री से गर्भ में पल रहे बच्चों भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 129 नंबर प्रश्न में दिया गया है दोस्तों, किसी वस्तु का संवेग पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग है जो उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। किसी वस्तु का संवेग, द्रव्यमान और वेग, संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान, तो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। 130 की ओर। दंत क्षय का अर्थ क्या है? तो दंत क्षय का अर्थ है, दंत क्षय का अर्थ क्या है? दंत क्षय का अर्थ है दांतों का सड़ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी, दंत क्षय का अर्थ होता है दांतों का सड़ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है प्रश्न नंबर, कुछ और प्रश्न है उसके बाद समाप्त होने वाले ही हैं। यदि आप लोगों को भारतीय संविधान का पूरा चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर पढ़ना है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अन्य पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसकी वीडियो उपलब्ध है दोस्तों। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, और भारतीय संविधान से संबंधित पूरी वीडियो अपलोड है, चैप्टर वाइज वो अपलोड है वीडियो। यदि उसका प्लेलिस्ट का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। और उसी तरह भारतीय इतिहास का भी पूरी चैप्टर वाइज घटना चक्र बुक से और पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का पूरा संग्रह बना दिया हूँ, वो भी चैप्टर वाइज, उसका भी वीडियो अपलोड है, और उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, ताकि मैं जो भी आपको वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए 131 में देखते हैं। किसी उच्चतर कोशी स्तर के जीव जो निम्नतर कोशी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करने में करते हैं, क्या बनाते हैं? वो क्या बनाते हैं इस प्रकार के जीव? तो वो आहार जाल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, आहार जाल। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणों का वेग सही अनुक्रम बताइए। तो अल्फा बीटा गामा किरणों का वेग यदि हम देखें तो अल्फा सबसे ज्यादा वेग किसका होता है? सबसे ज्यादा वेग गामा का होता है, फिर बीटा का, उसके बाद अल्फा का। तो सबसे ज्यादा वेग अल्फा का, गामा का, बीटा का और अल्फा का। यदि अल्फा बीटा गामा में आयतन के क्षमता का क्रम देखें, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा फिर होगा। और वेधन क्षमता यदि देखें तो वेधन क्षमता में भी जिसका सबसे ज्यादा वेग उसकी वेधन क्षमता भी सबसे ज्यादा, तो गामा, बीटा और अल्फा। तो कह रहा है वेग सबसे ज्यादा किसको है? तो गामा का है, बीटा का है, अल्फा का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 133 की ओर। टेलीविजन संकेतों में की आवृत्ति का प्रास है। टेलीविजन संकेतों में 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति का संबंधित है, आवृत्ति के प्रास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, इसमें है उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है वह कहलाता है, वह कौन कंप्यूटर कहता है? वो कंट्रोल पैनल कहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 135 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? अवक्षेपण अभिक्रिया कौन सा है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया इसमें से कौन सा है? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, एरो है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, जितने भी ग्रुप है, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी ग्रुप है सभी पर चैनल में इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें, यदि आप लोगों को जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।